वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज के सेशन से हम एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं, जहां पर हम भारत के सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के ऊपर मैप स्टडी करने वाले हैं। उस मैप के ऊपर क्या क्या बातें फेमस है, कौन कौन से जिले में क्या क्या चीजें फेमस है, कौन कौन सी एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछ सकते हैं, उन सभी के ऊपर पूरी डिटेल चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। आज के वीडियो से हम शुरुआत करने वाले हैं भारत का सिरमौर अर्थात जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर के बारे में आज हर एक जिले पर पूरी डिटेल चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को आप जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आपको सबसे पहले मैप समझने से पहले आपको दो बातों की जानकारी सर्वप्रथम होनी चाहिए। दो बातें, आखिर मैप किस तरीके का होता है। तो मैप जो है वो दो प्रकार का मैप होगा, एक मिलेगा आपको पॉलिटिकल मैप और एक मिलेगा आपको फिजिकल मैप। पॉलिटिकल मैप उस मैप को कहा जाता है जहां पर राज्यों की सीमा का वर्णन किया जाएगा, हर राज्य को अलग अलग कलर से शो किया जाएगा, जहां राज्य या देश आप उसको अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं आपसे फिजिकल मैप के बारे में, तो फिजिकल मैप में देशों या राज्यों की सीमा नहीं बनी होती है, किंतु वहां पर आपको सभी प्रकार के पर्वत, पठार, मैदान, झीलें, सागर, महासागर, हर चीज के बारे में अलग अलग कलर से इंडिकेट किया जाता है। जहां ब्राउन कलर शो करता है पर्वत को, हरा कलर शो करता है मैदान को, वहीं नीला कलर शो करता है पानी को। फिजिकल मैप में इतनी डिटेल तक दी होती है कि वहां समुद्र की गहराई कलर डार्क नीला और कम गहराई कलर कम नीला होता है। तो वहां पर इन दो तरीके से मैप है। आज के वीडियो में हम फिजिकल और पॉलिटिकल दोनों मैप पर पूरी डिटेल चर्चा करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज के मैप से बात करेंगे हम जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर के इतिहास की अगर बात करें, जम्मू कश्मीर के इतिहास की अगर बात करें तो यहाँ पर काफी राजा का शासन रहा है। इतिहास से अगर हम निकाल के देखेंगे तो श्रीनगर की स्थापना अशोक के द्वारा की गई थी। वहीं इस जम्मू कश्मीर पर काफी राजाओं का शासन रहा है। यहाँ पर ईरान ने भी शासन किया है, पर्शियन वंश ने शासन किया है। उसके बाद में यहाँ पर सिखों का शासन रहा है। उसके बाद में सिखों ने यहाँ पर अंग्रेजों ने शासन कर लिया। अंग्रेजों ने जम्मू कश्मीर को डोगरा शासक को भेज दिया। तो जम्मू कश्मीर पर शासन करने वाला जो सबसे अंतिम वंश था, वंश का नाम है डोगरा वंश। और डोगरा वंश के सबसे अंतिम शासक हुआ करते थे हरि सिंह जी। डोगरा वंश के सबसे अंतिम शासक का नाम था हरि सिंह और हरि सिंह के प्रधानमंत्री का नाम था शेख अब्दुल्ला। आपने नाम सुना होगा, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला। ये तीन पीढ़ी, जिसमें से उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के सबसे कम उम्र के सीएम बनने वाले व्यक्ति हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले जम्मू कश्मीर के इतिहास की अगर हम चर्चा करें तो जम्मू कश्मीर में डोगरा शासक में हरि सिंह का शासन हुआ करता था। जब भारत को आजादी मिली, जब 1947 में भारत को आजादी मिली, तो 1947 की आजादी के बाद में जितने भी स्टेट हुआ करते थे, जितनी रियासतें हुआ करती थी, उन रियासतों के पास तीन ऑप्शन रखे गए थे। उन रियासतों के पास ऑप्शन ये थे कि आप या तो भारत की तरफ जा सकते हैं, भारत में विलय कर सकते हैं, या आप पाकिस्तान में विलय कर सकते हैं, या आप अपने आप को स्वतंत्र देश घोषित कर सकते हैं। आप अपने आप को स्वतंत्र देश घोषित कर सकते हैं। 565 रियासतों में से 552 रियासतों का विलय कहाँ कर दिया गया? भारत में कर दिया गया। और मात्र 13 रियासतों का विलय हो गया पाकिस्तान में। उन्हीं 552 में एक रियासत हुआ करती जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के जो हरि सिंह जी थे, वो ना भारत में विलय करना चाहते थे और ना ही पाकिस्तान विलय करना चाहते थे। वो अपने देश को स्वतंत्र घोषित करना चाहते थे। मतलब जम्मू कश्मीर को एक स्वतंत्र देश बनाना चाहते थे। तो वहां पर भारत में रियासतों के विलय की पूरी जो जिम्मेदारी दी गई थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जब डोगरा शासक हरि सिंह से मिलने गए तो वहां पर उन्होंने कहा कि मैं ना तो भारत के साथ विलय करना चाहता हूं और ना मैं पाकिस्तान के साथ विलय करना चाहता हूं, मैं रहूंगा अपने आप में स्वतंत्र। तो वहां से जो पटेल साहब थे, पटेल साहब ने उनको उस तरीके से वहां से उनको छोड़ दिया कि ठीक है, आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं, हम आप पर कोई भी जबरदस्ती नहीं करेंगे। लेकिन इस बात का फायदा उठा लिया पाकिस्तान ने इस बात का फायदा उठाकर कबीलाई के भेष में पाकिस्तान से काफी ज्यादा लोगों को भेज दिया जम्मू कश्मीर की तरफ भेज दिया गया। अब वो कबीलाई जितने भी लोग यहाँ पर आना थे, उन सभी को मारते हुए जम्मू कश्मीर में एंटर कर गए। पाकिस्तान का सोचना यह था कि हम जबरदस्ती जम्मू कश्मीर को कहाँ मिला लेंगे? भारत में मिला लेंगे। पाकिस्तान ने इसी बात को ध्यान दिया था कि वैसे ही जैसे हैदराबाद को भारत ने विलय किया था आर्मी यानी कि पोलो ऑपरेशन के तहत, जिसमें आर्मी गई थी पुलिस के बेस में, वहीं जम्मू कश्मीर को मिलाने के लिए पाकिस्तान ने भी ऐसा सोचा कि हम अपनी सेना भेजते हैं, लेकिन सेना भेजेंगे तो यूएन में हमारी कंप्लेंट हो जाएगी। तो उन्होंने कबीलाई के भेस में भेजा। किसको भेजा गया? वहां के कुछ लोगों को भेजा और हमला कर रहे थे जम्मू कश्मीर के ऊपर। अब जम्मू कश्मीर के ऊपर हमला हो गया। हरि सिंह जी रहते श्रीनगर में, और जो कबीलाई थे वो श्रीनगर से मात्र एक रात की दूरी पर बचे थे।
अब हरि सिंह जी दौड़ते दौड़ते पहुंचे नेहरू जी के पास। भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी के पास पहुंचे। जवाहरलाल नेहरू जी के पास जैसे पहुंचे तो हरि सिंह जी ने कहा कि महाराज मुझे बचाइए, कबीलाई ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है। जवाहरलाल नेहरू ने इस बात की जिम्मेदारी सौंपी पटेल साहब को, और पटेल साहब ने कहा कि आपको हम उसी शर्त पर बचाएंगे जब आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन अर्थात विलय पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। वहां हरि सिंह जी फंस गए। हरि सिंह जी को एक लेटर दिया गया जिसको कहा गया विलय पत्र। पटेल साहब ने एक शर्त रखी कि हम आपकी रक्षा एक ही शर्त पर करेंगे। हम आपकी रक्षा क्यों करें? हम आपकी रक्षा उसी शर्त पर करेंगे ना जब आप हमारा हिस्सा होंगे, आप भारत का हिस्सा होंगे, तब जाकर 26 अक्टूबर 1947 को भारत आजाद हुआ। 15 अगस्त को 1947 को, उसके कुछ ही महीने बाद 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह जी ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए कि हाँ, मैं हरि सिंह जम्मू कश्मीर को भारत में विलय करता हूं। लेकिन इनका सबसे प्रमुख व्यक्ति, इनका जो प्रधानमंत्री हुआ करता था, जिनका नाम था शेख अब्दुल्ला ने उसी समय दूरदर्शी सोच रखते हुए विलय पत्र पर साइन तो करवा दिए, लेकिन वहां पर धारा जोड़ दी गई 370 के कुछ प्रावधान जोड़ दिए गए। बोले हम भारत में तभी विलय करेंगे जब हमारी कुछ शर्तों को माना जाएगा। उन शर्तों में कुछ शर्तें ये थी। 370 का सबसे पहला प्रावधान ये था, 370 का जो ए पॉइंट था, जो फर्स्ट पॉइंट था, उस फर्स्ट पॉइंट में ये लिखा था कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग होगा। तो 370 का फर्स्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। उसमें कुछ पॉइंट और लिखे थे, एक के बाद में 5, 6, 7 पॉइंट लिखे थे, जिसमें भारत का कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद पाएगा। दूसरा, पाकिस्तान कोई व्यक्ति अगर जम्मू कश्मीर की महिला से हुआ करता है तो उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ऐसे काफी सारे प्रावधान उसमें जोड़े गए और लगाई गई। जम्मू कश्मीर में शुरू हो गई धारा 370। उसी में एक पॉइंट ये भी था, इसी में कुछ पॉइंट ये भी थे कि भारत की संसद के द्वारा बनाए गए कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होंगे। जम्मू कश्मीर में धारा 370 तभी हटाई जाएगी, जम्मू कश्मीर में धारा 370 तभी हटाई जाएगी जब वहां पर विधानसभा, जब जम्मू कश्मीर की विधानसभा उस विधेयक को पास कर देगी। तो कुछ प्रावधान जोड़े गए थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट 370 का ए, जिसमें बात कही गई थी कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग माना जाएगा। अब इस बात को विलय पत्र पर साइन करते हुए हरि सिंह जी चले गए वापस से अपने जम्मू कश्मीर में, वापस चले गए श्रीनगर में। अब कबीलाइयों की सेना श्रीनगर से एक रात की दूरी पर थी और वहीं उनको डर था, हरि सिंह जी को डर था कि अगर कबीलाई पहुंच जाएंगे श्रीनगर में तो हमको मार देंगे, लेकिन हम बात करके आए भारतीय सेना से, अगर भारतीय सेना पहुंच जाएगी तो हम बच जाएंगे। तो वहीं हरि सिंह जी को रात भर नींद नहीं आई। हरि सिंह जी ने अपने नौकर को गन देकर खड़ा करा और कहा कि अगर कबीलाई पहले पहुंच जाए तो मैं उनके हाथ नहीं मारना चाहता, आप नौकर मुझे गोली मार देना, लेकिन अगर भारतीय सेना आ जाती है तो आप मुझे जगा देना। रात के 3-4 बज चुके थे। वहीं भारतीय सेना पहुंच गई। भारतीय सेना जैसे ही पहुंची, नौकर ने उठाया, हरि सिंह जी महाराज सेना आ चुकी है। जैसे ही सेना पहुंची, भारतीय सेना पहुंची, और इस समय नेहरू जी ने इस पूरे युद्ध की पूरी जो बागडोर थी वो सौंपी गई थी ब्रिगेडियर उस्मानी को। जी हाँ, ब्रिगेडियर उस्मानी जो कि बलूच सेना के हेड हुआ करते थे, बलूच रेजिमेंट के हुआ करते थे। उस समय वो पूरी भागदौड़ सौंपी गई थी किसको? ब्रिगेडियर उस्मानी को सौंपी गई थी। वहीं एक बार मोहम्मद अली जिन्ना ने जब विभाजन हुआ था तो ब्रिगेडियर उस्मानी को ऑफर किया था कि आप पाकिस्तान में आ जाइए, हम आपको पाकिस्तान सेना का हेड बना देंगे। वहीं ब्रिगेडियर उस्मानी ने एक बात कही थी कि मैं जब शपथ लिया था तो मैंने शपथ ली थी कि मैं भारत की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। तो मैंने शपथ ली थी देश के नाम के, भारत के नाम से। अब वहां 2 देश हो गए तो मेरी शपथ तो अलग नहीं हो सकती, तो मैं रहूंगा भारत के साथ में। इस बात से जवाहरलाल नेहरू बड़े खुश हुए थे और वहीं पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई ब्रिगेडियर उस्मानी को। ब्रिगेडियर उस्मानी ने यहीं से इनको मारना शुरू किया और पाकिस्तानी सेना को भगाकर इतने एरिया में रोक दिया गया, उस पूरे क्षेत्र में रोक दिया गया, यहाँ पर रोक दिया गया। अब जैसे ही सेना यहाँ थी, वो सामने के कबीला यहाँ थे, ब्रिगेडियर उस्मानी उनको मारना शुरू किया और वहां तक मारते ले गए उनको आगे तक, काफी तक। तब तक जवाहरलाल नेहरू ने इस मुद्दे को पहुंचा दिया यूएनओ में। अब आप अभी आसानी से कह सकते हैं कि नेहरू जी ने गलत किया था, लेकिन उस समय आज यूएनओ को बने 75 साल हो चुके हैं। उस समय की सिचुएशन क्या रही होगी, क्योंकि उस समय एक यूएनओ नियम था कि कोई भी देश किसी दूसरे देश पर हमला कर कब्जा नहीं सकता था। तो ये पूरा मुद्दा चले गया यूएनओ में।
यूएनओ ने एक स्टेटमेंट दिया कि जिसकी सेना जहां खड़ी है वहीं पर रुक जाए। तो भारतीय सेना रुक गई इस जगह पर और यहां पर थी आपकी पाकिस्तानी सेना। तो ये दोनों क्षेत्रों को अब यूएनओ ने कहा कि हम जनमत संग्रह करवाएंगे, वहां के लोगों से पूछेंगे कि कौन कौन देश, यहाँ के लोग कहां पर रहना चाहते हैं, अब भारत में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान रहना चाहते हैं। अब अगर जनमत संग्रह हो जाता है तो हमको दिक्कत हो सकती थी, क्योंकि इस वाले क्षेत्र में मुस्लिम लोगों की संख्या ज्यादा थी। तो वो ज्यादातर लोग चाहते थे कि हम पाकिस्तान के साथ चले जाए, इसलिए वो मुद्दा वहीं से अटक गया, मुद्दे को वहां से अटका दिया गया और वहां पर भारत में जम्मू कश्मीर में लागू रह गई धारा 370। अब काफी लंबा समय लगभग 70 सालों के वेट के बाद में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी। नरेंद्र मोदी की सरकार ने जम्मू कश्मीर में 3 पार्टियां थी। एक पार्टी रही उमर अब्दुल्ला की पार्टी, एक दूसरी पार्टी रही महबूबा मुफ्ती की पार्टी रही थी यहाँ पर, और तीसरी जो पार्टी थी वो थी बीजेपी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हुए और तीनों पार्टी को बहुमत ना मिला। इसके कारण 2 पार्टी बीजेपी तथा महबूबा मुफ्ती ने मिलकर गठबंधन की सरकार चलाई और दोनों सरकार बना ली। सीएम बनाया गया महबूबा मुफ्ती को। अब लगभग 2 से 3 साल सरकार चलने के बाद बीजेपी ने अपने हाथों को पीछे खींच लिया। तब अब सरकार के पास मेजोरिटी नहीं रही, अर्थात सरकार गिर गई। किसी भी राज्य में अगर सरकार गिरती है तो वहां पर लग जाता है राष्ट्र प्रशासन। तो हर बार की तरह जम्मू कश्मीर में लगा दिया गया राष्ट्र प्रशासन। वहीं हमारे पूजनीय अंबेडकर साहब ने संविधान में एक बात जोड़ी गई थी कि अगर किसी राज्य की राज्य सरकार नहीं होती है तो उस राज्य के फैसले लेने का पूरा अधिकार देश के राष्ट्रपति को होगा। और इसी बात का फायदा उठाकर 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति जी ने आदेश दिया कि मैं राष्ट्रपति, उस भाषण को पढ़ा था हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने, और उन्होंने जम्मू कश्मीर पर से धारा 370 को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया। उसके पहले जम्मू कश्मीर, उससे पहले सरकार को पता था कि कुछ लोग यहाँ के लोगों को बोलकर आग उगल सकते हैं, लोगों को भड़का सकते हैं। इसलिए महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला जैसे नेताओं को 6 से 1 साल तक के लिए नजरबंद कर दिया गया। उनको अपने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया गया। नेट कनेक्शन पूरी तरह काट दिया गया। नेट बाद में चलाया भी गया तो 2G नेट चला गया था। इस तरीके से जो जम्मू कश्मीर के विकास में जो सबसे बड़ा घोड़ा था धारा 370 और धारा 35A। अब से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं कि 370 और 35A का संबंध किस राज्य से है, तो संबंध रहा है जम्मू कश्मीर से। और वहीं 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने मिलकर इस पूरे राज्य में से धारा 370 हटा दिया गया। साथ ही कुछ बदलाव भी किए गए थे। वो क्या बदलाव थे वो उसको आगे की वीडियो में आपको समझाऊंगा। पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग हुआ करता था, कश्मीर को लद्दाख मिक्स कर दिया गया। अब का मैप अलग है। तो पहले का जम्मू कश्मीर का देखेंगे तो पहले का मैप अलग हुआ करता था, अभी का जम्मू कश्मीर मैप अलग है। उसका कारण मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अभी तक में जो सबसे बड़ी दुविधा थी 370, वो जम्मू कश्मीर राज्य से हटा दी गई। आगे बढ़ते हैं। अब पाकिस्तान को बात रास नहीं आई। पाकिस्तान को अच्छा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब पाकिस्तान को जहां जहां रोक दिया गया था उतना क्षेत्र कहलाया POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, और बाकी जो हिस्सा भारत के पास रहा उसको बोला गया IOC, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो टोटल कश्मीर का 30% क्षेत्र रह गया पाकिस्तान के पास में। वो है तो हमारे आज नहीं तो कल भविष्य में हम कभी ना कभी उसको लेकर आएंगे, लेकिन उसको बोला गया पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। अब अगर इस पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात की जाए तो इसको 3 भागों में बांटा हुआ है। बांट रखा है। ऊपर का क्षेत्र कहलाता है गिलगिट, ऊपर के क्षेत्र को गिलगिट कहा जाता है। अगर इस क्षेत्र की बात करें तो ये कहलाता है आजाद कश्मीर और ये कहलाएगा बाल्टिस्तान। तो जो POK है उस POK को 3 भागों में बांटा हुआ है। एक बार फिर नाम सुन लीजिए आप, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ऊपर के क्षेत्र को गिलगिट कहा जाता है,
इसको कहा जाता है आज़ाद कश्मीर और इस क्षेत्र को कहा जाता है बाल्टिस्तान। तो पीओके जो 30% हिस्सा है उसको 3 भाग, गिलगिट, आज़ाद कश्मीर और बाल्टिस्तान में बांटा गया। अगर आपसे पूछा जाता है कि पीओके की राजधानी बताइए, तो पीओके की राजधानी बताई गई है मुजफ्फराबाद को, जो पाकिस्तान के बिल्कुल निकट पड़ती है। पाकिस्तान के बिल्कुल निकट पड़ती है पीओके की राजधानी। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की राजधानी बताई गई मुजफ्फराबाद को, और यही बाजू पड़ जाएगा आपका पाकिस्तान। तो ये पूरा क्षेत्र आपको समझ में आ गया। अब पाकिस्तान को इस बात का बड़ा डर था, पाकिस्तान को इस बात का बड़ा डर था कि आज नहीं तो कल भारत हमसे पीओके छीन लेगा। इसलिए पाकिस्तान ने यहां पर 2 देशों का इंटरफेरेंस करा दिया। उन 2 देशों में एक देश को अमेरिका, एक देश है अमेरिका, और अमेरिका को गिलगिट में एक सैन्य हवाई अड्डा किराए पर दिया गया। अमेरिका को एक सैन्य हवाई अड्डा दे दिया गया। अब अगर सैन्य हवाई अड्डा दिया गया है, इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिकी सेना यहां पर रहती है। अगर भारत ने कभी भी अगर पीओके मिलाने की कोशिश करी, तो पाकिस्तान ऐसा सोचता है कि हमको बचाना मिल जाएगा। जब भारत ठोकता है तो कोई बचा नहीं आता। याद कीजिए 1971 बांग्लादेश को तुम्हारे ही हिस्से को तोड़कर हमें अलग कर दिया गया था, कोई बचाने नहीं आया था। याद कीजिए रूस यूक्रेन वॉर, यूक्रेन को जब कूट रहा था रशिया, तो कोई बचा नहीं आया। इसलिए ये केवल खोखली बातें हैं कि अगर हम पीओके के ऊपर हमला करेंगे तो कोई बचा नहीं आएगा, कोई बचा नहीं आएगा। भारत जिस दिन ठोकेगा उस दिन कोई बचा नहीं आएगा। तो यहां पर गिलगिट में हवाई अड्डा रखा गया अमेरिका का। पाकिस्तान को भी बड़ा खौफ था, तो पाकिस्तान ने इस जगह पड़ती है सस्कराम घाटी, इस क्षेत्र में सस्कराम घाटी पड़ती है। इतना खौफ है पाकिस्तान का कि ये सस्कराम घाटी चाइना को उसने गिफ्ट दे दी गई, चाइना को इसने गिफ्ट कर दी। अब फिर वही बात हो गई, अब ये हिस्सा हो गया चाइना का, ये हिस्सा हो गया किसका, आपका चीन का। अब पाकिस्तान को ऐसा ही लगता है कि अगर भारत ने पीओके पर हमला करा तो हमको बचाने के लिए कौन आएगा, अमेरिका आएगा, और हमको बचाने के लिए चीन आएगा, क्योंकि उनकी जगह हो जाएगी। लेकिन फिर मैंने बताया जिस दिन भारत ठोकना शुरू करेगा, ना ये आएगा और ना ये आएगा, कोई बीच में नहीं आएगा। इसलिए पाकिस्तान, सोचो कितना खौफ है इसको, इस देश को, भारत जैसे देश का कितना खौफ है कि 2 क्षेत्र। अब एक बेटे कितने बाप हो सकते हैं, चलो समझ में नहीं आता एक बार में। अमेरिका पहले हुआ करता था, अब रख दिया चीन को। इनको अपने पिता के बारे में नहीं पता है, कौन अपना पिता है, इसलिए इतना खौफ है। याद रखिएगा, यहाँ पर कहलाती है सस्कराम घाटी जो चीन को गिफ्ट कर दी गई है, और यहाँ कहलाता है गिलगिट में अमेरिका को एक सैन्य हवाई अड्डा अमेरिका ने दे रखा है। अब भारत के पास जो क्षेत्र है, भारत के पास क्षेत्र इसको बोला जाता है आईओसी। अब बात करते हैं थोड़ा अगले क्षेत्र की। यहाँ पे अगर हम बात करें भारत का ये हिस्सा, जिसको 10% क्षेत्र कहा जाता है, 10%। तो कश्मीर के अगर टोटल क्षेत्र की आप बात करेंगे तो 100% में से 30% पीओके के पास में है, वहीं 10% क्षेत्र पर चीन ने कब्जा कर रखा है। उस क्षेत्र को अक्षय चीन कहा जाता है। इस क्षेत्र को अक्षय चीन के नाम से जाना जाता है। अब आप पूछेंगे चीन ने कब्जा क्यों कर लिया? सन है 1959, चाइना ने यहाँ पर पड़ने वाले एक देश, जिसका देश का नाम रहेगा तिब्बत, उस तिब्बत पर वहां पर हमला कर दिया था और तिब्बत को अपने क्षेत्र में ला लिया। चीन का मानना है कि चीन के यहाँ पे एक रूल है, पाम फिंगर रूल, जहां पर 5 क्षेत्रों को चीन अपना बताता है, जिसमें तिब्बत पर अधिकार कर चुका है, वो तिब्बत पर अधिकार कर चुका है। पाम रूल इसको बोला गया, पाम मतलब उंगलियों, जिसमें तिब्बत को हथेली माना है, तिब्बत को माना गया हथेली। वहीं लद्दाख को माना गया। उसके बाद में नेपाल, भूटान, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इन 5 को चीन अपना बताता है, तो इसको बोला गया तिब्बत। और चाइना ऐसा बोलता है, चाइना ने ऐसा कहा है कि इन 5 जगह पर मैं भविष्य में कभी न कभी कर लूंगा। तिब्बत पर वो कर चुका है, तो यहाँ पर बोला गया लद्दाख में, तो लद्दाख के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर चुका है। वो लद्दाख में अब अधिकार कर लिया उसने, लद्दाख पर अधिकार चुका है। उसके बाद में आएगा आपका नेपाल, भूटान, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन 5 राज्यों को चीन अपना बताता है। सब इसके बाबूजी का ही है। अब बात करते हैं 10% अधिकार कब किया गया? तो 1959 में चीन ने हमला करा तिब्बत के ऊपर और तिब्बत को पूरे तरीके से अपने अंदर मिला लिया। वहीं वहां के धर्मगुरु, जिनका नाम दलाई लामा था, दलाई लामा वहां से भागकर आ गए हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में और आकर बस गए। अब भारत की संस्कृति तो वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है। हम अपने अतिथि का सम्मान करते हैं, इसलिए हमने अतिथि को सत्कार किया, उनको रहने की जगह दी। इस बात से चाइना गुस्सा हो गया और 1962 में चाइना ने भारत के ऊपर हमला कर दिया। हम युद्ध हार चुके थे।
हम इस युद्ध इसलिए हारे थे क्योंकि हमारे पास उस समय ना पहनने के लिए कपड़े हुआ करते थे और ना ही पैरों में पहनने के लिए जूते हुआ करते थे। हमारी सेना इतने ठंडे क्षेत्र में युद्ध लड़ने के लिए सक्षम नहीं थी और चाइना शुरुआत से लेकर आज तक भी तकनीक के मामले में चाइना टॉप पर है। हाँ, अगर बात होती है जज्बे की तो हमारी सेना किसी देश से पीछे नहीं है। लेकिन बात करते हैं सिस्टम हमला किया गया और हमला करने के बाद 10% क्षेत्र चाइना ने यहाँ पर अधिकार कर लिया। चाइना अरुणाचल प्रदेश में भी घुसा था, नेपाल क्षेत्र में घुसा था, लेकिन यूएन के इंटरफेरेंस के बाद वो अरुणाचल प्रदेश से पीछे हट गया, लेकिन इस क्षेत्र को पीछे नहीं छोड़ा। तो अगर मैं बात करता हूँ पूरे जम्मू कश्मीर के बारे में तो उसका 30% रहा है पीओके के पास में, 10% अक्षय चीन है और बाकी का 60% क्षेत्र रहा है भारत के पास में। तो हाँ, जब आप कश्मीर देखते हैं वहां पर वो टोटल भाग का कितना परसेंट हिस्सा मिलेगा आपको? 60% हिस्सा मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं, थोड़ा मैप एक्सप्लोर करते हैं कौन कौन सी चीजें हैं। मैं आपको काफी बातें बता चुका हूँ। पीओके में बात बता चुका हूँ आपको, गिलगिट, आजाद कश्मीर, यहाँ है बाल्टिस्तान। पीओके की राजधानी पूछी जाए तो मुजफ्फराबाद पीओके की राजधानी है। यहाँ पर संस्कराम घाटी जो पाकिस्तान को किसको दे रखी है? चीन को। अभी भी चीन को इतना डर है कि चाइना ने भारत को बाइकआउट करने के लिए, क्योंकि अगर चाइना को व्यापार करना होता था, तेल खरीदना होता था तो तेल चाइना को देना पड़ता था, अरब देश में, अरब प्रधान से पश्चिम में, और चाइना को तेल लेने के लिए भारत के नीचे से होकर, भारत के पूरे नीचे से होकर जाना होता था अरब देश। चाइना को हमेशा डर होता था कि अगर हमने भारत से युद्ध कर लिया तो अगर हमने भारत से युद्ध कर लिया तो भारत अंडमान निकोबार से हमारे सभी जहाजों को रोक सकता है और हमको इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए चाइना ने भारत को बाइकआउट करने के लिए चीन से होते हुए एक सड़क पीओके तक गुजारी है। इस सड़क का नाम रखा गया, इस सड़क का चीन से होकर जाएगी और पीओके से होकर जा रही है। भारत को इस बात का विरोध करना चाहिए था। यह बात बहुत गलत है कि भारत सरकार ने जब सड़क बन रही थी, जब सड़क बनाई जा रही थी, किसी प्रकार से इस बात का विरोध नहीं किया गया। इस सड़क को कहा गया सीपीसी, इस सड़क को कहा जाता है सीपीसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। लेकिन चाइना की बात का बड़ा डर है क्योंकि जो यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर है, इस सियाचिन ग्लेशियर से सीपीसी दिखता है, इस सियाचिन ग्लेशियर से सीपीसी दिखता है। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थान या सबसे अच्छा युद्ध स्थल कहा जाता है सियाचिन को। अब इस पूरी सड़क पर चाइना ने पाकिस्तान को इतना लालच दिया कि यहाँ पर हम 11,000 करोड़ डॉलर का क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट करेंगे और पाकिस्तान के लोगों को रोजगार देंगे। इस बात का लड्डू देकर यहाँ से सड़क गुजारी गई। सड़क को कहा गया चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये तो बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं सियाचिन ग्लेशियर के बारे में। अब हुआ ये कि सियाचिन जो पड़ता है वहां पर भारत की सेना भी गश्त लगाती थी और लगाती थी पाकिस्तानी सेना भी गश्त लगाती थी। पाकिस्तानी सेना गश्त लगाती थी और कौन सी सेना आएगी? भारत की। चाइना को बड़ा डर था, चाइना को बहुत डर था इस बात से कि चाइना के भारत से अगर झगड़ा हो जाएगा तो भारत से भी सड़क को छोड़ देगा। तो चाइना ने पाकिस्तान से कहा कि आप अभी अपनी सेना को पीछे हटा लीजिए और भारत से भी कहे कि अपनी सेना पीछे हटा लें। तो वहीं एक साल 1984 में जब भारतीय सेना, क्योंकि यहाँ का तापमान -57 डिग्री सेंटीग्रेड पड़ता है, इस जगह तापमान है वो -57, -55 से -57, इतना ठंडा तापमान है कि यहाँ पर आलू लगभग 20 सीटी में पकता है। अंडा तोड़ने के लिए आपने यहाँ पर अगर आप छोड़ोगे नॉर्मली तो अंडा इजी फूट जाएगा। अंडे को पटकना पड़ता है, अंडे को हथौड़ी से ठोकना पड़ता है। अगर गलती से आपका हाथ का ग्लव्स अगर गिर जाता है तो आपके हाथ को काटना पड़ सकता है। अगर आपने उसी क्षेत्र में ज़्यादा सांस ले ली तो आपके बॉडी के अंदर पानी होता है वो बर्फ हो सकता है, इंसान की मौत हो सकती है। इसलिए बहुत ठंडा तापमान है यहाँ पर, बहुत ही ठंडा तापमान है। अब 1984 में ऐसा हुआ कि हमारी सेना पीछे हटी ठंड में और वहीं हमारा समझौता था कि हम क्या करेंगे, यहाँ से भी पीछे हटेंगे, हम भी पाकिस्तानी पीछे हट जाएगा और भारत भी पीछे हट जाएगा। एक साल जब हम पीछे हटे तो पाकिस्तान जो कभी इस देश का खाली नाम है पाकी का, बाकी कोई सारी हरकत इसके आप आगे, पाकिस्तान यहाँ घुस गया। पाकिस्तान ने इस पूरे क्षेत्र में अधिकार कर लिया और यहाँ पर पूरे तरीके से क्या कर दिया, एक पूरे जगह पर हाइट पर जाकर बैठ गया। अब इस क्षेत्र में अधिकार कर चुका था, इस क्षेत्र में वो पूरे तरीके से कर चुका था। भारतीय सेना ने वहां पर सियाचिन को जीतने के लिए 1984 में 2 ऑपरेशन चलाए जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। उन ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन राजीव। ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन राजीव चलाया गया। ऑपरेशन मेघदूत और राजीव चलाया गया और उसी जगह पर दोनों को पाकिस्तान को यहाँ से खदेड़ कर कहाँ भेज दिया गया, वापस से भगा दिया गया।
और हमारा जो 84 में युद्ध हुआ था वो युद्ध को हम जीत गए थे। वो सियाचिन पे हमारा फिर से कब्जा हो गया, सियाचिन पे। तो आपको याद रखना है, सियाचिन ग्लेशियर को जीतते समय भारत ने कौन सा अभियान चलाया था? तो ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन राजू। तो ये बात हम जीत रहे। पाकिस्तान से हमारा काफी बार युद्ध हुआ है। 48 में हम जीत चुके थे, 65 में युद्ध हुआ, वो भी हम जीत गए। 65 में गुजरात पर हमला कर दिया था उसने, गुजरात पर हमला करा था तो वहां पे हमने उसको धो दिया। तीसरा 71 में हमने बांग्लादेश को तोड़ दिया। चौथा हुआ था 84 में, हमने वो भी जीत लिया। उसके बाद होगा 1999 में कारगिल पर, कारगिल भी हम जीत चुके थे। तो पाकिस्तान से जीवन में हम कोई युद्ध हारे नहीं है और ना ही हम कभी युद्ध हारेंगे। साला इतने से तो होता हूं। पाकिस्तान की टोटल जनसंख्या है 24 करोड़, अकेले हमारे यूपी की जनसंख्या, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 22 करोड़ है। तो हम पाकिस्तान से कभी नहीं, हमारे केवल 2-4 राज्यों के ऊपर पुलिस मिला लेंगे तो ही हम पाकिस्तान से ना कर सकते। और पाकिस्तान बोलता है कि हम भारत पर गजवा हिंद करेंगे, भारत को कभी ना कभी भविष्य में जाकर जीतेंगे। आ जाओ, हम तो चूड़ी पहन के बैठे हैं। चलिए अब बात करते हैं भारत के क्षेत्र की। चलिए सियाचिन हम बात कर चुके हैं, हम बात करते हैं कारगिल की। मैंने आपको अभी बताया था कि इस देश का नाम खाली नाम ही पा गए, इतनी बार जूते खाने के बावजूद भी नहीं माना और आकर घुस गया कारगिल में। अब कारगिल में सोचिए, पाकिस्तान की सेना इतनी अंदर आने के बाद कारगिल घुस गई। ये हमारे इंटेलिजेंस की सबसे बड़ा फेल्योर है। आखिर कैसे तुमको इस बात की जानकारी कैसे नहीं लगी कि कोई देश की सेना इतनी अंदर आकर यहाँ पर हमला कर सकती है? कारगिल पर उन्होंने पूरे तरीके से कर गया और वहां पर हिल्स पड़ती है जिसका नाम है टाइगर हिल्स, और टाइगर हिल्स पर बड़ी आसानी से कब्जा कर लिया। अब टाइगर हिल्स जो पड़ती है वहां की सबसे ऊंची चोटी थी और चोटी पर युद्ध लड़ना बड़ा आसान होता है, चोटी पर युद्ध लड़ना, क्योंकि आपको सब चीज दिखती है, सारी चीजें आपको क्लियरली मेंशन होती, सारी चीज दिखती है। अब भारतीय सेना को नीचे जाकर ऊपर लड़ना होता था, वही सेना पाकिस्तान सेना ऊपर खड़ी थी और बड़ी आसानी से लोगों को मार सकती थी। इस युद्ध में आपने नाम सुना होगा विक्रम बत्रा जी का। लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा ने इसी युद्ध को जीतकर भारत में टाइगर हिल्स पर तिरंगा फहराया था। उनका जो नारा था दिल मांगे मोर, अर्थात मिशन खत्म हो चुका है, उनका एक कोड वर्ड था जिसको बोला गया दिल मांगे मोर। तो विक्रम बत्रा साहब इसी युद्ध में शामिल थे। कारगिल युद्ध में तीनों सेनाओं के द्वारा अलग अलग अभियान चलाए गए थे, जहां पर नाम रखा गया सफेद सागर, नौसेना ने तलवार चलाया था। वहीं अगर थल सेना की बात करेंगे तो ऑपरेशन विजय। तो ये 3 अभियान चलाए गए और 1999 में हमने कारगिल को भी जीत लिया। तो हमारा 27 जुलाई को हम कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। इस समय भारत के जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे उनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी जी। जी हाँ, तो कारगिल विजय दिवस 27 जुलाई को हमने पाकिस्तान को दिल फिर ठोका था। तो कारगिल विजय दिवस, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया 48 में हम युद्ध जीते, सियाचिन में हम युद्ध जीते, जहाँ पर 2 ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन राजू चलाए गए। यहीं पर हमने बात की कारगिल ऑपरेशन की, कारगिल में 3 ऑपरेशन जिसको भी हम जीत चुके थे। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये तो सारी बातें हो गई युद्ध की। अब हम बात करते हैं भारत के पास मैप की। आखिर कौन कौन जगह है और वो क्यों क्यों फेमस मानी जाती है? सबसे पहले अगर हम कुछ पर्वतों की बात करूं तो इस क्षेत्र में कुछ पर्वत हैं। इस क्षेत्र में कंटिन्यू तौर पर 3 पर्वत यहाँ पर फैले हुए हैं जो कि पूरे तरीके से हिस्से में फैले होंगे। इसको ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है, जहां पर सबसे पहले पड़ता है 3 पर्वत। जैसे मैं पर्वत यहाँ बनाता हूँ, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, 3 पर्वत जगह पड़ते हैं आपके। तो एक का नाम काराकोरम है, एक का नाम लद्दाख है, एक का नाम जास्कर है। इस काराकोरम में काफी चोटियां हैं, काराकोरम में काफी सारी चोटियां हैं, जिन सभी चोटियों को कुछ ना कुछ नाम दिया है। तो K1, K2, K3, K4, K5, K6। वहीं K2 जो 2nd नंबर की चोटी काराकोरम में है, वो क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर मानी जाती है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर मानी जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो वहां पर नाम रहेगा K2 गार्डविन आस्तीन, K2 गार्डविन आस्तीन जो पड़ती है पीओके में। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि भारत में सबसे ऊंची चोटी, तो रहेगा सिक्किम में कंचनजंगा। तो आपको इतनी बात का ध्यान रखना है। तो 3 पर्वत, काराकोरम पर्वत, लद्दाख पर्वत और जास्कर। इसी लद्दाख और जास्कर के बीचों बीच से एक नदी बहती है, नदी का नाम है सिंधु नदी, जो भारत से होते हुए चले जाती है पाकिस्तान में, और मिठान पोर्ट की नाम की जगह है। मिठान पोर्ट पड़ता है कराची पोर्ट में, वहां पर जाकर मिल जाएगी अरब सागर से, तो वो नाम है सिंधु नदी। क्वेश्चन पूछेंगे सिंधु नदी किन 2 पर्वतों से बहती है, तो लद्दाख और जास्कर के बीचों बीच से बहती है सिंधु नदी। आपने नाम सुना होगा कश्मीर नाम तो सुना होगा, लेकिन कश्मीर के साथ काफी वर्ड जुड़ता है, कश्मीर घाटी। वो घाटी किसे कहा जाता है? तो 2 पर्वतों के बीच का क्षेत्र, 2 पर्वतों के बीच का चौड़ा रास्ता है। अगर पतला रास्ता तो कहलाएगा दर्रा, अगर वो रास्ता पतला है तो कहलाएगा दर्रा, रास्ता अगर चौड़ा है तो कहलाएगा घाटी। तो यहीं काराकोरम और लद्दाख के बीचों पड़ती है कश्मीर घाटी।
काराकोरम और लद्दाख के बीच पड़ती है कश्मीर घाटी। तो यहाँ पर पड़ता है 8611 K2 गार्डन राष्ट्रीय की सबसे छोटी है। वहीं काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, जास्कर और एक पड़ती है पीर पंजाब। तो टोटल मिलाकर इस क्षेत्र में 4 श्रेणियां हैं। आप अपने फिजिकल मैप में इन 4 श्रेणियों को देखिए और वहां पर हाईलाइटर से उन 4 चीजें मार्क कर दीजिए। अगर आप ये मैप पढ़ रहे हैं, अब जो मैप मैं पढ़ाऊंगा उसके लिए आपको एक मैप की जरूरत पड़ेगी। मैप का नाम है एटलस या ऑक्सफोर्ड। तो मैप को आपको ध्यान रखना है। चलिए, आप फिजिकल मैप में इन सभी को देख सकते हैं। फिजिकल मैप में आप बड़ी आसानी इन सभी चीजों को देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं मैप के बारे में। थोड़ी सी अगर बात करें तो यहाँ देखिए, यहाँ पड़ता है श्रीनगर, यहाँ पड़ता है श्रीनगर। श्रीनगर की स्थापना की गई थी, श्रीनगर की स्थापना की गई थी अशोक के द्वारा। इस बात की आपको जान, एक श्रीनगर बसाया था, एक नेपाल में देवप्पन, 2 नगर जो थे अशोक के द्वारा बसाए गए थे। वहीं बात करें हम जम्मू की, वहीं हम बात करें तो जम्मू, तो ये हो गया एक देखो श्रीनगर। यहाँ पर इस एरिया में अगर देखेंगे तो आपको मैप में श्रीनगर दिखाई देगा और यहीं जम्मू कश्मीर के निचले क्षेत्र में दिखाया जाएगा जम्मू और श्रीनगर, जम्मू और हो जाएगा आपका श्रीनगर। जम्मू शहर की स्थापना जम्मू लोचन के द्वारा की गई थी। यहीं पे एक नदी पड़ती है तवी नदी, यहीं पे पड़ती है तवी नदी, तो नाम पड़ गया जम्मू तवी। तवी नदी पर जम्मू लोचन राजा एक बार पानी पीने के लिए गए थे। पानी पीने के लिए जब वो गए तो वहां पर उन्होंने एक बात को ध्यान दिया कि उन्हीं के पास में आकर एक शेर पानी पी रहा है और उसी के थोड़ी आगे एक हिरण पानी पी रहा है। जम्मू लोचन ने देखा कि जगह इतनी बढ़िया है, इतनी शांत जगह है कि ना शेर हिरण पर हमला करना है, ना शेर मुझ पर हमला कर रहा है। इतनी शांत जगह को उन्होंने तवी नदी किनारे पर बसा दिया अपने नाम पर। नगर का नाम रखा गया जम्मू, नगर का नाम रखा गया जम्मू। तो जम्मू शहर की स्थापना की गई थी जम्मू लोचन के द्वारा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जम्मू किस नदी किनारे पड़ता है, तो जम्मू पड़ता है तवी नदी के किनारे पर। यह काफी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है। चलिए बात करते हैं श्रीनगर की। अब इस पूरे क्षेत्र में ठंड काफी ज्यादा मात्रा में होगी, क्योंकि आप अगर अब भूमध्य रेखा को छोड़कर ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो ठंड का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। इसलिए जब इस क्षेत्र में ठंड पड़ती है तो ठंड के समय राजधानी हो जाती है जम्मू और गर्मी के समय राजधानी कहलाती है श्रीनगर। तो क्वेश्चन पूछेंगे ठंड के समय मतलब कब से रहेगा, तो अक्टूबर से मार्च भारत की राजधानी, माफ कीजिएगा, जम्मू कश्मीर की राजधानी रहती है जम्मू कश्मीर की राजधानी रहती है जम्मू। कब से कब तक रहती है, तो अक्टूबर से मार्च। और बाकी समय मार्च से लेकर अक्टूबर तक, वापस से मार्च से लेकर अक्टूबर तक गर्मी के समय पर ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है श्रीनगर को। तो श्रीनगर से जम्मू को जोड़ने के लिए एक दर्रा है, दर्रे का नाम है बनिहाल दर्रा। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। श्रीनगर को जम्मू से जोड़ने वाले दर्रे को बनिहाल दर्रा कहा जाता है। वहीं अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसा दर्रा जो श्रीनगर को जोड़ता है, श्रीनगर को पीओके जोड़ता है, तो देखिए श्रीनगर को पीओके से जोड़ने वाला दर्रा, यह कहलाएगा बुलजिला दर्रा। इस दर्रे का नाम है बुलजिला दर्रा। श्रीनगर से पीओके हो सकता है, श्रीनगर से पाकिस्तान हो सकता है, श्रीनगर से अफगानिस्तान हो सकता है, श्रीनगर से फिनलैंड, श्रीनगर से रशिया, कुछ भी हो सकता है। श्रीनगर से क्वेश्चन अगर आपसे पूछेंगे तो ही पूछेंगे। क्वेश्चन हो सकते हैं भारत को पाकिस्तान से जोड़ना रहता था, तो भी आंसर ये रहेगा श्रीनगर को पाकिस्तान से, भारत को पाकिस्तान से, श्रीनगर को पीओके से। दर्रे का नाम रहेगा बुज दर्रा। श्रीनगर को जम्मू से नाम रहेगा बनिहाल दर्रा। वहीं अगर बात करें कि लेह को कश्मीर से या लेह को बाकी से जोड़ने वाला दर्रा नाम रहेगा जोजिला दर्रा, लेह को श्रीनगर से या लद्दाख को श्रीनगर से नाम रहेगा जोजिला दर्रा। और वहीं अगर हम बात करें लद्दाख को चीन से जोड़ने वाला दर्रा या भारत को चीन से जोड़ने वाला दर्रा नाम रहेगा काराकोरम दर्रा। तो नाम रहेगा काराकोरम। तो ये 4 दर्रे आपको काफी इजी याद हो जाएंगे और लोकेशन भी यही है, तो आपको याद रखने में काफी आसानी होगी। तो 4 दर्रे मैंने आपको बताया, बुलजिला दर्रा, वहीं रखा गया इसको बनिहाल दर्रा, नाम रखा गया जोजिला दर्रा, नाम रखा गया काराकोरम दर्रा। 2 पर्वतों के बीच के पतले रास्ते को दर्रा कहा जाता है। या तो वहां से नदी बह सकती है या यहाँ से कोई चौड़ा रास्ता, अगर ज्यादा होगा तो वो घाटी कहलाएगा, अगर सकरा होगा तो कहलाएगा दर्रा। तो 4 दर्रे के आपको नाम रखने हैं। चलिए मैप में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। अब आपने कुछ चीजों के नाम, जब भी आपने कश्मीर की न्यूज सुनी होगी, कुछ जगहों के नाम आपने काफी बार सुने होंगे, जैसे पुंछ, राजौरी, उरी, बारामूला, इन सभी, पुलवामा, उधमपुर, इन सभी जगहों पर हमले होते रहते हैं। आपने सुना होगा पुंछ में हमला हो गया, राजौरी में हमला हो गया, सीज फायर का नाम सुना होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर समझौता हुआ है। सीज फायर का अर्थ होता है कि हम दोनों एक दूसरे के ऊपर गोली नहीं चलाएंगे, लेकिन बार बार आपने न्यूज में एक लाइन सुनते होंगे, पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया।
उल्लंघन इसलिए किया क्योंकि सीज फायर जो समझौता है वो समझौता इसलिए है कि दोनों देश एक दूसरे के ऊपर गोली कभी नहीं चलाएंगे। चाइना के साथ तो अपना नो वेपन एग्रीमेंट है, हम चाइना की बॉर्डर पर वेपन लेकर घूम ही नहीं सकते हैं, लेकिन वहीं पाकिस्तान के साथ में हमारा सीज फायर का जो है उसको माना गया है। तो सीज फायर अर्थात दोनों की गोली चलाएंगे, इसलिए पाकिस्तान बार बार सीज फायर का उल्लंघन करता है, इसलिए वर्ड बोलते हैं सीज फायर का उल्लंघन। चलिए आगे बढ़ते हैं उरी आपने नाम सुना होगा, सर्जिकल स्ट्राइक कहां से की गई थी? तो यहीं उरी से मुजफ्फराबाद में ही जाकर हमने बम फेंका था। हमारे जो सैनिक थे वो यहीं पर गए थे मुजफ्फराबाद में और वहां की सेना, वहां की आर्मी को मार कर आए थे। तो उरी फेमस है सर्जिकल स्ट्राइक के लिए, आपने नाम काफी सुना होगा इसका। उसके बाद बात करते हैं पुंछ, आपने नाम सुना होगा, राजौरी आपने नाम सुना होगा, इनकी लोकेशन ये पड़ती है पुंछ, राजौरी, उरी। उसके बाद बात करते हैं बारामूला, उसके बाद बात करेंगे बारामूला की। बारामूला में एक पहाड़ी पड़ती है, नाम है बारामूला की पहाड़ी। ऐसा माना जाता है कि बारामूला पहाड़ी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो काफी ज्यादा है, गुरुत्वाकर्षण बल काफी ज्यादा है। इसके कारण अगर वहां से कोई छोटा मोटा हेलीकॉप्टर गुजरता है, कोई हेलीकॉप्टर या जहाज गुजरता है तो इसको खींच लेता है। ये वैसा ही है जैसे बर्मुडा ट्रायंगल का है, ये वैसा ही है जैसे बर्मुडा ट्रायंगल में खींचा हुआ है। तो बरमुंडा पहाड़ी जो बारामूला पहाड़ी है वहां पर एक पहाड़ी बड़ी फेमस है जिसका ग्रेविटेशनल फोर्स काफी ज्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं पुलवामा में। तो पुलवामा में 14 जनवरी 2019 को इन चोटो आतंकवादियों ने भारत के 40 जवान सीआरपीएफ जवानों पर हमला किया और उनकी बॉडी पर आरडीएक्स से हमला किया और उनकी बॉडी को पूरे तरीके से चित्र उड़ा दिए गए थे। वो डेट है, वो जो हमला हुआ था वो यही हुआ था। वो हमला इसी जगह किया गया था, नाम रखा गया पुलवामा। ये पुलवामा हमला, अपना नाम होगा पुलवामा के अगर थोड़ी नीचे आएंगे तो पड़ता है वैष्णो देवी। आप सभी ने सुना होगा, वैष्णो देवी जस्ट नीचे पड़ता है आपको कटरा तक ट्रेन जाती है, अब वैष्णो देवी के बारे में बताने की आवश्यकता ही नहीं होगी आपको अब। लेकिन हाँ, अब एक बात ध्यान देंगे, अगर आप मैप देखेंगे, अब हम मैप अगर देखेंगे तो वैष्णो देवी के पास में बना होगा नीला झंडा। वैष्णो देवी के पास में बना होगा नीला झंडा, किसी धार्मिक स्थल को बताता है। नीला जो झंडा बनेगा वो रहेगा धार्मिक स्थल को, जैसे यही वैष्णो देवी, इसी के ऊपर देखिए, इसी के सीधा ऊपर चलेंगे तो यहाँ मिलेगा आपको अमरनाथ। वैष्णो देवी से सीधा ऊपर चलेंगे तो अमरनाथ मिलेगा। अमरनाथ में भी जो झंडा लगा होगा वो झंडा नीले कलर का है। नीला झंडा किसी पर्टिकुलर धार्मिक जगह को शो करता है। वहीं आप एक और झंडा देखेंगे, लाल झंडा आपको मिलेगा गुलमर्ग में। आपको लाल, यहाँ बीचों बीच देखिएगा, यहाँ बीचों बीच आपको मिलेगा गुलमर्ग, और गुलमर्ग में लगा लाल झंडा। जहां लाल झंडा होगा, जहां पर लाल झंडा है वो जगह बाकी पर्यटन कोई भी धर्म का आदमी घूम सकता है। लाल झंडा धार्मिक चीजों के लिए नहीं होगा, लेकिन नीला झंडा किसी पर्टिकुलर धार्मिक क्षेत्र के लिए लगाया जाएगा। तो आप दोनों देखेंगे, नीला झंडा, लाल झंडा। लाल झंडा ऐसा झंडा है जहां सभी लोग घूम सकते हैं, मतलब वो पर्यटन स्थल है, वो का कोई भी आकर वहां पर घूम सकता है। चलिए बात करते हैं पुलवामा में, आपको बता चुका हूं। वैष्णो देवी के बारे में आपको पता नहीं है, इसकी जस्ट नीचे पड़ता है। वैष्णो देवी की जस्ट नीचे आपको मिलेगा कटरा ट्रेन जाती है। कटरा का ट्रेन के बाद आप वैष्णो देवी से ले जा सकते हैं। उसके बाद पड़ता है उधमपुर, उधमपुर में उत्तरी वायुसेना का मेन हेडक्वार्टर स्थित है। उत्तरी कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? उत्तरीय थल सेना का हेडक्वार्टर। अब जो ऑब्वियस सी बात है, उधमपुर है, वो जम्मू कश्मीर के पढ़ रहे हैं, तो ये दक्षिण सेना का तो होगा नहीं, पश्चिम पूर्व का होगा नहीं, तो उत्तरी सेना का कमांडर कहाँ मिलेगा आपको? उधमपुर में स्थित है। तो सेना के उत्तरी सेना कमांड का मुख्यालय कहाँ मिलेगा आपको? उधमपुर में मिलेगा। चलिए बात करते हैं, यहाँ पड़ेगा आपको गुलमर्ग। बारामूला के थोड़ी नीचे अगर आप देखेंगे तो पड़ेगा गुलमर्ग में इतना हाई पर है कि यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड सेंटर, उच्च अक्षांश केंद्र स्थित है। गुलमर्ग में एक तो पर्यटन क्षेत्र है, आप देखेंगे वहाँ पे लाल झंडा मिलेगा आपको। आप मैप में अगर ध्यान से देखेंगे तो लाल झंडा मिलेगा। वहीं अगर बात करोगे तो वहां पर स्थित है उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र, हाई एल्टीट्यूड सेंटर मिलेगा आपको गुलमर्ग में। तो ये बातें आपको ध्यान देनी है, उधमपुर में आपको बता चुका हूं, जम्मू आपको बता चुका हूं, राजौरी, पुंछ, उरी, ये सारे के सारे यहाँ पर आतंकवादी हमले होते रहेंगे क्योंकि पाकिस्तान के काफी पास पड़ता है। मुजफ्फराबाद पीओके की राजधानी मिलेगी आपको। कारगिल यहाँ पर मिलेगा, कारगिल जहाँ पे हम 3 ऑप्शन चला गया, कारगिल को जीत चुके हैं। 27 जुलाई कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। वहीं बात करते हैं, अब यहाँ से लगा हुआ है, अब देखिए अगर मैं क्षेत्र को बांटूं तो आज का मैप इस तरीके से है। आज का जो मैप है, जो नया पाकिस्तान का माफ कीजिएगा, जो नया भारत का मैप है वो इस तरीके से, यहाँ पर पड़ता है आपका पीओके, ये पूरा क्षेत्र पड़ता है आपका लेह, और ये इतने क्षेत्र को खाली बोला गया जम्मू।
पुराना जम्मू कश्मीर का मैप अगर आप देखेंगे तो पुराना मैप 3 भागों में बटा हुआ था। एक जगह जो पड़ती थी, यहाँ पर पड़ता था हमारा कश्मीर, इसी में पड़ता था आपका जम्मू, यहाँ पड़ता था हमारा लेह, इस क्षेत्र में पड़ता था। लेकिन जब 5 अगस्त को मैंने आपको बताया था कि इसमें एक बदलाव और किया गया था। एक बदलाव यह किया गया कि कश्मीर को मिला दिया गया लेह में, कश्मीर को मिला दिया गया लद्दाख में। अब जब मैप बदला नहीं था अर्थात 5 अगस्त 2019 के पहले, तो पाकिस्तान बार बार ढिंडोरा पीटता था कि भारत कश्मीरियों पर जुल्म करता है, भारत कश्मीर पर जुल्म करता है। कश्मीर के लोगों से पूछा जाए वो कहाँ रहना चाहते हैं, वो कहाँ रहना चाहते हैं। 5 अगस्त 2019 को मैप बदल दिया गया। मैप के बदलने के साथ में जम्मू कश्मीर में से कश्मीर हटा दिया गया, जम्मू कश्मीर हटा दिया गया और कश्मीर को मर्ज कर दिया गया कहां पर, लद्दाख में। कश्मीर को मर्ज कर दिया गया लद्दाख में। अब कश्मीर नाम की जगह ही नहीं बची है, कश्मीर को मर्ज लद्दाख में कर दिया गया। अब भारत के पास केवल जम्मू है। अब भारत बोलता है कि जम्मू से जाके पूछ लीजिए कश्मीर के लोगों से वो कहना चाहते हैं। तो यहाँ तो इस क्षेत्र में हिंदू लोगों की भरमार है, हिंदू लोगों की संख्या है और ये सभी लोग रहना चाहते हैं भारत के साथ में। तो पाकिस्तान के मंसूबे पर हमने फिर पानी फेर दिया। तो 2 बदलाव। अब जब 370 हटाई गई थी, जब धारा 370 हटाई गई थी, तो उसमें फर्स्ट पॉइंट को छोड़कर, पहले पॉइंट को छोड़कर बाकी सारे पॉइंटों के कर दिए गए थे, ऐसे हटा दिया गया था। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था कि पहला पॉइंट वही था कि भारत जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग होगा। अगर वही हटा देते तो हमारा अंग ही नहीं रहता। तो एक पॉइंट को छोड़कर, फर्स्ट पॉइंट को छोड़कर ये सारी चीजों को क्या कर दिया गया, ऐसे हटा दिया गया। क्या हो गया, धला बचा चुका हूं। लद्दाख की राजधानी आपको मिल जाएगी लेह, और लेह मिलेगा आपको सिंधु नदी किनारे पर आपको मिलेगा लेह। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके वीडियो में हमने जम्मू कश्मीर के हर एक पॉइंट पर पूरी डिटेल शेयर करी है। अगर आप ये वीडियो देखने के बाद अगर मैप पढ़ेंगे तो आपको हर क्षेत्र की जानकारी भरपूर तरीके से हो जाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।